प्यारे मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज की सुबह में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार। एक मित्र हैं विनय जी, जो ग्वालियर से हैं। वे पूछते हैं कि चेतना के संबंध में आचार्य जी कुछ विस्तार से बताने की अनुकंपा करें। प्यारे मित्रों, कल हमने शरीर के संबंध में थोड़ी बात की थी। शरीर और चेतना कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ओशो इस संदर्भ में कहते हैं कि कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इज माइंड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ माइंड इज बॉडी। यानी शरीर, मन और चेतना अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप है। जो आप शरीर, मन और चेतना कह रहे हैं, यह ऊर्जा का ही अलग अलग रूप है। इस अस्तित्व में ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है। ऊर्जा ही इस अस्तित्व का आधार है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में कई विभिन्न रूपों में काम कर रही है, जैसे शरीर के रूप में, मन के रूप में, भाव के रूप में, चेतना के रूप में। ये सभी का अंतर संबंध है मित्रों। ये सभी इंटर कनेक्टेड हैं। ये सभी अलग अलग नहीं है। यह बायोलॉजिकल है। जैसे हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क क्या अलग अलग है? क्या एक दूसरे के बिना ये काम करेंगे? नहीं। ठीक इसी तरह से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा भाव, हमारी चेतना अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के बिना एक दूसरे का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस बात को, पहली बात तो अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन यह मस्तिष्क जब भी बातें करता है किसी चीज को, तो तोड़ तोड़ करके करता है। शरीर की बातें करेगा तो शरीर से संबंधित, मन की बातें करेगा तो मन, भाव तो भाव, चेतना तो चेतना। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि शरीर अलग है, मन अलग है, चेतना अलग है। नहीं मित्रों, ये अलग अलग नहीं है। यहाँ कोई भी चीज आइलैंड, द्वीप की तरह नहीं है, बल्कि सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ तक कि आकाश धरती से, पेड़ पौधे मनुष्य से, हर चीजें यहाँ एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं मित्रों। यह तो हमारा मस्तिष्क है जो समझता है कि ये सब चीजें अलग अलग हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि द्वैत से अद्वैत की यात्रा अध्यात्म है। द्वैत से अद्वैत की यात्रा अध्यात्म है। कैसे हम इसको समझ पाएंगे? इस समझने की, जानने की क्षमता को ही हम चेतना कहते हैं। चेतना कोई वस्तु नहीं है जो शरीर के अंदर बैठी हुई है और सभी चीजों को देख रही है। चेतना आपके जानने की क्षमता है
समझने की क्षमता है, नोइंग कैपेसिटी है, लेकिन यह जानने की क्षमता, यहां प्रत्येक चीजों के अलग अलग है। ओशो तो ये यहां तक कहते हैं कि जड़ पदार्थों यानी पत्थरों के अंदर भी चेतना है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ पत्थरों के अंदर अधिक चेतना है और कुछ पत्थरों के अंदर कम चेतना है। जैसे हीरा, मूंगा, जो नाना प्रकार के पत्थर हैं जो आप अंगूठी के लिए यूज करते हैं, या आप किसी अंग को स्वस्थ करने के लिए यूज करते हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, वो क्या गलत है? नहीं। उन पत्थरों के अंदर भी अलग अलग पत्थरों के अंदर अलग अलग एनर्जी फील्ड हैं, उनके अंदर भी चेतना है। ठीक इसी तरह से प्रत्येक पेड़ पौधे भी एक तरह के नहीं है। कुछ पेड़ पौधों के फील करने की क्षमता अलग अलग है, कुछ बहुत सक्रिय होते हैं। ठीक उसी तरह से सभी जानवर भी एक तरह के नहीं होते हैं, उनके अंदर भी जानने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कुछ जानवर बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं, ठीक इसी तरह से मित्रों प्रत्येक मनुष्य को जानने की क्षमता भी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति एक तरह का नहीं है, उसको समझने की क्षमता अलग होती है। यह अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं। अब ये जो जानने की, समझने की जो क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ नोइंग है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। हम जिस चेतना के लेवल पर रहते हैं, यानी समझने की क्षमता के लेवल पर रहते हैं, उसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। उस चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड के नीचे का एक स्तर है जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल अनकॉन्शियस, व्यक्तिगत अवचेतन। और उसके नीचे चेतना का एक लेवल है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अवचेतन। और उसके भी नीचे एक लेवल है जिसको बोलते हैं ब्रह्म अवचेतन, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। प्यारे मित्रों, सब कॉन्शियस माइंड के यानी चेतन मन के ठीक ऊपर एक चेतना का लेवल है जिसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियस या इंडिविजुअल कॉन्शियस, व्यक्तिगत चेतन। और उसके ऊपर भी चेतना का एक लेवल है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस, सामूहिक चेतन। और उसके ऊपर भी एक चेतना का लेवल है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म चेतन, कॉस्मिक कॉन्शियस। प्यारे मित्रों, जहां से हम ध्यान और समाधि की बातें करते हैं वह कॉस्मिक कॉन्शियस, ब्रह्म चेतन की बातें हैं। लेकिन हमें ब्रह्म चेतन की बात करने के लिए हमें कॉस्मिक अनकॉन्शियस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ओशो कहते हैं कि पीक इज टू बी अचीव्ड वाया एबिस। चोटी की यात्रा घाटी से करनी पड़ती है मित्रों। यानी हमारी जो साधना है वह नीचे के चक्रों पर काम करती है और हमारी जो सिद्धि है ऊपर की तरफ अपने आप विकसित होती है। जैसे एक पेड़ नीचे की तरफ
जब 1 फीट जाता है, यानी पेड़ का जड़ जब 1 फीट नीचे की तरफ जाता है तो उसका धड़ तना ऊपर की तरफ अपने आप 1 फीट चला जाता है। ठीक उसी तरह से जब पेड़ का जड़ 2 फीट नीचे जाता है तो पेड़ की तना ऊपर की तरफ 2 फीट बढ़ जाती है। उस तरह से जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती जाती है वैसे वैसे आपकी सिद्धि ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। इसी को दूसरे शब्दों में सारे संत कहते हैं कि तुम साधना करो, सिद्धि की चिंता मत करो, तुम कर्म करो। कर्म यानी साधना, फल यानी प्रसाद अपने आप मिल जाएगा। आपको फल की चिंता नहीं करनी है, आपको जड़ में पानी डालने की जरूरत है, आपको साधना करने की जरूरत है, आपको सिद्धि के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सिद्धि के बारे में, फल के बारे में सोचा तो भटक जाएंगे मित्रों। फिर आप उसकी कल्पना में, सपने में डूब जाएंगे, आप इमेजिनेशन में चले जाएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हमें यह काम, यदि आप मानते हैं परमात्मा तो परमात्मा कह ले, नहीं मानते हैं तो अस्तित्व कह ले, कॉस्मिक एनर्जी कह ले, उसके ऊपर छोड़ दें और आप अपना काम करें, यानी साधना करें। इसी को ओशो कहते हैं कि यदि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो पानी को भाप बनना पड़ेगा। ओशो क्या कहना चाहते हैं? ओशो कहते हैं कि तुम साधना करो। यदि पानी भाप नहीं बन रहा है, यानी समाधि में, ध्यान में गहराई नहीं आ रही है, तो अभी चूल्हे में और लकड़ी लगाने की जरूरत है, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर के बात बनेगी और अपने आप बन जाएगी। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मेरे हाथ में छोड़ दो। प्यारे मित्रों, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, हम सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं, फल तो अपने आप आएगा, हमें उसकी चिंता नहीं लेनी है। तो इस चेतना के बारे में और चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दूसरे एंगल से कि 4 तरह की चीजें आप याद रखें: शरीर, मन, भाव और चेतना। चलिए इस संदर्भ में एक कहानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है कि एक बच्चा हॉस्टल में रहता था, उसके सामने ही एक घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो ब्याज पर, इंटरेस्ट पर लोगों को पैसा दिया करती थी। उस बच्चे के मन में बड़ा आक्रोश था, क्रोध था कि यह बूढ़ी औरत गरीबों को परेशान करती है। एक समय ऐसा आया कि स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हो गए और उसके पास हॉस्टल की फी देने के लिए उसके माँ बाप से पैसे नहीं आए। फिर वह बच्चा उस बूढ़ी औरत के पास गया कुछ पैसे उधार लेने के लिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ बंधक रखना पड़ेगा, तब मैं पैसा दे सकती हूं। उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब तक उस बूढ़ी औरत की निगाह उसकी कलाई पर बंदी घड़ी के ऊपर गई। उसने कही कि घड़ी तो तुम्हारे पास है, यदि तुम घड़ी मेरे पास रख दो
तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वह बच्चा घड़ी निकाल करके उसको दे दिया। वह बच्चा, वह औरत घर के अंदर अंधेरा था, लेकर के बाहर परकोटे पर देखने के लिए आई कि कितनी कीमत इसकी लगाई जा सकती है। तब तक वो बच्चा, उसको नीचे से धक्का दे दिया, वो औरत नीचे गिर गई और इस दुनिया से विदा हो गई। प्यारे मित्रों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बच्चे के अंदर अनकॉन्शियस में एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में भाव आया था कि यह औरत अच्छी नहीं है, यह गरीबों का खून चूसती है। वह भाव धीरे धीरे उसके अंदर विचार बन चुका था और वह विचार धीरे धीरे एक्शन में बदल गया। इसीलिए कहा जाता है कि विचार, भाव और शरीर अलग अलग नहीं है। इसी को ओशो ने कहा था, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इज माइंड। यानी भाव विचार बन जाते हैं, भाव का सघन हो गया रूप विचार बन गया है। और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ माइंड इज बॉडी, यानी विचार का सघन हो गया रूप एक्शन में बदल जाता है। एक्शन यानी शरीर। प्यारे मित्रों, ये सारे खेल उसी ऊर्जा का है, उसी ऊर्जा का है। उस ऊर्जा के ही ये सब अलग अलग रूप हैं। चाहे कहें आप विचार, चाहे कहें भाव, चाहे कहें चेतना, चाहे कहें शरीर, जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। चलिए, इस संदर्भ में कल और हम थोड़ी बातें करेंगे और करते रहेंगे। तो चलिए हम अब सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं और फिर कल 6:30 बजे मिलेंगे और इस यात्रा को, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अहोभाव।